अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबरों नज़र के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर खटक। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमने गुज़श्ता दिनों अमेरिका की जुनूब मशरक़ की रियासतों यानी नॉर्थ ईस्ट की रियासतों बशमूल न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कई दूसरी रियासतों में आने वाले समंदरी तूफ़ान सैंडी के हवाले से तरतीब दिया है। ये वही तूफ़ान है जो इस समंदर से शुरू हुआ और यहाँ से समंदर की 12 से 15 फुट ऊंची लहरें उठकर और नशेबी इलाकों पर गईं और वहाँ पर इसने बड़े पैमाने पर तबाही पहुंचाई। नाज़रीन, हम आज इस प्रोग्राम में इस तूफ़ान से मुतासिर होने वाले अफराद की ज़िंदगियों पर नज़र दौड़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात मुसलमान मुतासरीन से कराएं और ये भी ज़िक्र उन लोगों का भी करें, यानी उन मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों का जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में अपने हमवतनों की मदद करके इंसान दोस्ती की शानदार मिसालें रकम की। हम इस सिलसिले में ब्रुकलिन के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस तूफ़ान से मुतासर होने वाले अफराद आज किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, ये ब्राइटन बीच का इलाका है जहाँ पर सैंडी के बाद तकरीबन 8 फुट पानी खड़ा हो गया था। हम इस इलाके में आए हैं और यहाँ पर एक रेजिडेंट, लॉन्ग टाइम रेजिडेंट मार्क से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो यहाँ पर गुज़श्ता 20 सालों से रह रहे हैं। आइए आप हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। हाय मार्क, कैन वी कम इनसाइड? नाज़रीन, ये मार्क का घर है और यहाँ पर ये गुज़श्ता 20 सालों से रह रहे हैं। Where is I take my books? Okay. I have business books. Oh, you have books business. Yes. And all these books were. All loose books. So how much water? 2 meter. 2 meter water was 2 here. meter water is this. This is good for this. Oh, For this. This is no good. Always. Table, TV, VCR. Always loose. Always my stuff. everything was destroyed. Always is destroyed. You live alone here. Yeah. You live alone. Yeah. For how many years? 20. 20 years. 20 years. And is it the worst storm that you have ever seen? This is first time is This much bad. first time is bad. First time. Last year ago, 1 year ago, always is good, no problem. Today is very bad. Did you get any help from the government or any agencies? Maybe FEMA help me. Maybe I don't know. Before, no. Nobody came to your help. I'm registration in FEMA. FEMA. So you registered with FEMA? Yeah. Tomorrow I go to the shore front and maybe give me help. Maybe help. I don't know. इनका कहना है कि जब पानी आया तो ये छत से ऊपर पानी चढ़ गया था। यहाँ पर इनके ये 20 साल से इस मकान में रहते हैं, छोटे से एक कमरे के फ्लैट में, और यहाँ पर इस वक्त भी पानी की बू मौजूद है, यानी किताबों का जो पानी के अंदर किताबें थी वो सारी तबाह हो गई। ये देखें अभी भी ज़मीन पर पड़ी हुई हैं और ये अपनी ज़िंदगी दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि अमेरिका का जो रिलीफ एजेंसी है
फेडरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो उनकी मदद करने के लिए वो जा रहे हैं। उनके पास कल उनके पास रजिस्टर होंगे और उसके बाद उनको उम्मीद है कि वहाँ से उनको मदद मिलेगी। नाज़रीन, आपको इस किस्म की तबाही के मनाजिर इस पूरे इलाके में जगह जगह मिलेंगे। यानी ब्राइटन बीच के इलाके में आपको इस किस्म की तबाही के मनाजिर जगह जगह मिलेंगे। गरचे हुकूमत की जानिब से कुछ कोशिशें हुई हैं और सफाई सुथराई का काम भी कुछ शुरू हुआ है, और ये जो गंद आपको गंद का ढेर बाहर नज़र आ रहा है ये भी आज कल में यहाँ से उठा लिया जाएगा। इस इलाके में कई हफ़्तों तक यानी कम से कम 3 हफ़्तों तक बिजली नहीं थी। हालिया दिनों में यहाँ बिजली आई है। नाज़रीन, ये जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर बिजली तो आ गई है करीबन 2 हफ़्तों के बाद, ताहम गैस की बहाली अभी तक मुमकिन ना हो सकी, जिसकी वजह से इन घरों में यानी इन अपार्टमेंट्स में अभी तक हीट मौजूद नहीं है। न्यूयॉर्क की सर्दी, और ख़ुसूसन जब आपका अपार्टमेंट समंदर के करीब हो तो वहाँ पर सर्दी बहुत ही ज़्यादा होती है। लिहाजा यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, ख़ुसूसन हीट के हवाले से। और इन मुश्किलात का अजाला फ़िलहाल हुकूमत के पास नहीं है, और जिसकी तकलीफ़ सबसे ज़्यादा एल्डरली लोगों को हो रही है, यानी जो बूढ़े अफराद हैं उनके लिए इसकी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। नाज़रीन, आपको ब्राइटन बीच की बोट वॉक पर यानी समंदर के किनारे बोट वॉक पर इस किस्म की रेत मीलों नज़र आएगी। गरचे सफाई का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, ताहम कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर के इस किस्म की रेत आपको नज़र आएगी। और बिजली काफ़ी हद तक बहाल हो गई है, लेकिन हीट, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, हीट यहाँ पर अभी भी नापैद है। मौसम ज़बरदस्त सर्द है और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको बड़ी इंतहाई मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, हम आपकी इसी सिलसिले में मुलाकात कराते हैं हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक जानी पहचानी शख्सियत, एक सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सहाफ़त न्यूयॉर्क ही से की है, जनाब मसूद हैदर साहब। मसूद हैदर साहब पाकिस्तान के एक मशहूर रोज़नामे डॉन, सबसे बड़े रोज़नामे डॉन के यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। गुज़श्ता कई सालों से हैं, आप इनके नाम से वाकिफ़ हैं और इनकी तहरीरें पढ़ते रहते हैं। मसूद साहब, वेलकम टू द शो। यस, थैंक यू सर। मसूद साहब, आप यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, आपने कई सालों से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सहाफ़त कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस नेचर का, इस मैग्नीट्यूड का तूफ़ान यहाँ देखा था कभी पहले? नहीं, जो इस किस्म का जो तूफ़ान है पहला यूनिक इसलिए हो गया सैंडी कि इसने जो लैंडफॉल जो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में किया है और उसके जो असरात हुए हैं वो वैसे कभी इससे पहले नहीं हुए। इससे पहले एक हरिकेन ग्लोरिया भी आई और उससे पहले एक हरिकेन आयरीन में उसका कोई उतना असर नहीं हुआ जो अभी जो सैंडी ने जो आके असर किया है। और फिर बहुत बहुत दूर तक और अंदरून न्यूयॉर्क के अंदर उसने असर किया, और जिसके अंदर बहुत सी कम्युनिटी उसमें आई हैं। उसके पाकिस्तानियों के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 3 लाख के करीब पाकिस्तानी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में से मुसलमान, और स्पेशली मुसलमान पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद उसमें शामिल है जो इससे मुतासर हुए हैं। क्या आपके इल्म में है कि कोई कैजुअल्टीज़ वगैरह तो नहीं हुई पाकिस्तानी कम्युनिटी में? एटलीस्ट मुझे तो कोई इस वक्त तक उसका कोई पता नहीं, कैजुअल्टी नहीं, मगर जिस तरह पाकिस्तानियों ने खोले हुए हैं मेडिकल कैंप और मेडिकल हर किस्म का, और उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। आप किसी भी रिलीजन से हों ट्रीटमेंट मिल जाती है, ये बड़ी अच्छी बात है। और मेडिकल कैंप्स वगैरह खोले, मेडिकल कैंप्स खोले हुए हैं और हीटर मिल रहा है आपको, वो जो है ब्लैंकेट्स मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मसूद साहब, यहाँ पर हमने कई इलाकों में देखा, यहाँ पर ब्रुकलिन का एक और इलाका है गर्स्टन बीच, वहाँ पर रेजिडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि वहाँ पर फीमा जो फेडरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जो है उनकी तरफ से कोई वैसी मदद नहीं मिली। यहाँ पर भी हमने कई रेजिडेंट से बात की एंड एवरीबडी इज़ नॉट हैप्पी विद द वे द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड। आप क्या कहेंगे?
नहीं, एक तो खैर नॉट एवरीबडी कैन नेवर बी हैप्पी द वे गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, ये तो अपनी जगह तय है। और फिर ये अपनी कम्युनिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि वो खुद कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है और फीमा को लेके आती है कि कैसे करे। तो ये आई मीन दिस इज़ अ टेस्टमेंट टू पाकिस्तानी कम्युनिटी कि जी वो जमा होके और अपने अपने आप को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं और फिर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उसके अंदर फीमा भी को भी लेके आते हैं। तो ये एक बड़ा बिल्कुल नाजरीन, हमने ये मसूद साहब ने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया। यहाँ पर कई पाकिस्तानी और मुसलमान फलाही तंजीमें इस वक्त एक्टिव हैं, जिनमें इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का रिलीफ आर्म, जो कि इकना रिलीफ के नाम से जाना जाता है, वो बहुत एक्टिव है। उसने यहाँ ब्राइटन बीच के इलाके में अपना एक कैंप कायम किया है और वो लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं। इसके अलावा छोटी छोटी पाकिस्तानी तंजीमें मुख्तलिफ़ इलाकों में, यानी ब्रुकलिन में, ब्रॉन्क्स में, क्वींस के मुतासर इलाकों में काम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे मुतासरीन हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है या किसी भी मुसलमान मुल्क से है, और जो हलाल खाना खाते हैं उनके लिए हलाल खाने में काफ़ी मसला था। हमने देखा कि कई पाकिस्तानी और मुसलमान तंजीमें इस सिलसिले में भी आगे बढ़ी और उन्होंने भी इन मुतासरीन को हलाल खाने का इंतज़ाम किया, जो उनको इस वक्त भी मिल रहा है। आप कुछ कहेंगे? एक चीज़ मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमान हों या हलाल खाने, क्योंकि और दूसरे लोग जो आ रहे थे जो कि मुसलमान नहीं थे और उनको मदद की ज़रूरत थी, तो मैं देख रहा था कि इकना रिलीफ कैंप में उनको मदद मिल रही थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। I feel that ICNA was a huge relief to us. They came pretty much just days after the storm and checked on everyone and made sure that we needed help, and if we did, they were there the next day. And without the Muslim relief, we really would have been on our own, because no other relief efforts were done in this neighborhood. So it's really appreciated, and I'm very, very thankful. नाज़रीन, यहाँ पर हमारा एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। मसूद साहब, ये फरमाइए कि यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से ये सुना कि जी फीमा यानी फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी जो है, उनकी तरफ से रिस्पांस काफ़ी स्लो था। गर्चे फीमा की तरफ से ऐलान तो बड़े किए गए और लोगों की मदद भी की जा रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं क्या फीमा तैयार नहीं थी, न्यूयॉर्क तैयार नहीं था? क्योंकि इस खत्ते में कभी इस किस्म की तूफ़ान, कभी इस किस्म की तबाही पहले आई नहीं थी। नहीं, मगर ये बात आप दुरुस्त करें, मगर ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि फीमा, जब प्रेसिडेंट ओबामा ने डिक्लेयर कर दिया ये डिज़ास्टर एरिया, उसके बाद फीमा ऑपरेशन में आई है। और फिर फीमा ने कहा कि अगर आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हम आपको देंगे, और अगर आपके पास घर नहीं है हम आपको घर प्रोवाइड करें, घर अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो किराया प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरा उन्होंने तैयारी होती है और फीमा पूरी तरह मदद के लिए आई है, उसमें कोई कोताही नहीं हुई। मगर इट हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड डिज़ास्टर एरिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और वो किया गया। जब उसके बाद फिर यहाँ पर तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि हुकूमत की तवज्जो इसलिए बहुत ज़्यादा होगी कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन गुजर गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इस चीज़ को इग्नोर कर सकती है? अब नहीं इग्नोर कर सकती, क्योंकि सारे पॉलिटिशियन, मेयर से लेके गवर्नर से लेके गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क कोमो, गवर्नर ऑफ न्यू जर्सी क्रिस्टी, गवर्नर मेयर ऑफ न्यूयॉर्क ब्लूमबर्ग, सब इन्वॉल्व हैं। तो आई डोंट थिंक कि किसी तरह से अब इग्नोर कर सकती है गवर्नमेंट। और फीमा जब इन्वॉल्व हो गई है फिर तो फुल वो जो उसको अथॉरिटी है उसको पूरी तरह उसको एक्सरसाइज करना है और टू रिलीफ ऑफ द पीपल। बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि गर्चे यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो वैसे खासा इफ़ेक्टिव है। कई जगहों पर बाज़ों का थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इनका काफ़ी इफ़ेक्टिव सिस्टम है। और साथ ही इस किस्म की सूरत हाल में सियासत का भी उससे काफ़ी ताल्लुक़ होता है। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के इलेक्शन आइंदा साल होने गए हैं और न्यूयॉर्क एक नया मेयर भी मुंतखब करेगा, लिहाजा इसलिए भी यहाँ के जितनी जो सियासी क़यादत है, आप क्या समझते हैं मसूद साहब, ये भी एक वजह नहीं है क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी आ रहा है और इन लोगों ने अपनी कारकर्दगी भी दिखानी है? हाँ नहीं, वो तो सिटी काउंसिल के इलेक्शन आ रहे हैं और उनको कारकर्दगी दिखानी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेरा ख्याल है कि सिटी काउंसिल और सिटी के ऑफिशियल जो है
वो हर वक्त इस मामले पे हमेशा दे आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी, और क्वेश्चन एंड आंसर तो आएंगे पब्लिक की तरफ। पब्लिक न्यूयॉर्क की पब्लिक ज़्यादा बहुत क्रिटिकल है, और वो उनको किसी तरह से भी माफ़ नहीं करेगी अगर अगर उन्होंने कोई भी कोताही दिखाई। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात एकना के डिज़ास्टर रिलीफ डायरेक्टर जेन असलम से कराते हैं। ये डिज़ास्टर रिलीफ में गुज़श्ता कई सालों से काम कर रही हैं। एकना के साथ इनका ताल्लुक़ है, इसके डिज़ास्टर रिलीफ की डायरेक्टर हैं, और इन्होंने अमेरिका में जहाँ जहाँ कभी भी कुदरती आफ़ात आई हैं, सिस्टर हमेशा वहाँ मौजूद रही हैं। आइए आपकी मुलाकात इनसे कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। Walaikum assalam, brother. Sister, tell me, for how long have you been involved in this relief as well as cleanup effort? Inshallah, I was sucked into disaster response at Hurricane Katrina. New Orleans is my family home, and inshallah, I've been with ICNA Relief since. You are from? My home now is in Baton Rouge, Louisiana, born in Mississippi and raised in New Orleans. Okay. And we heard that your volunteers have been working a great job here. How long do you intend to do it? Inshallah, as long as we're needed here. ICNA Relief USA is a full phase relief agency where we come in and we can help you before disasters and learning how to become prepared. We come in disaster relief and we disaster response, and we can also stay through recovery. We do interfaith rebuild efforts and also do long-term disaster case management. We heard and we saw at some ICNA website as well and certain communications as well that there are more than 300,000 Muslims who have been affected by the storm, both in New York and New Jersey. What do you think? How many Muslims have you reached? That is an unknown question. Realize that our agency works with both Muslims and non-Muslims. Inshallah, and the numbers 300,000 are also estimates. There's not a box in our data system where you check the box if you're Muslim or non-Muslim, but those are the estimates that we're receiving. Yeah, no, we understand that. Of course, you provide the relief not on the basis of religion or ethnicity. You provide it just on the basis of humanity. But I'm just trying to understand how many Muslims have been helped by Muslim organizations. I'm not saying that you are discriminating or anything. Understood. Actually, in this disaster response, it's unlike any other disaster response that I've been involved in with ICNA Relief, because it's more Muslims that have been impacted and affected in New York City than any other disaster that I have ever seen. Inshallah, since Hurricane Katrina and before then, even including 9/11, both here in New York. I would say probably 90 to 95% of the people that we have been serving so far have been Muslims. And initially, ICNA Relief announced a $100,000 fund for the relief effort, and then it was increased to $1 million. What kind of support are you getting from the community? Inshallah, more than I have ever seen before. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I can say that ICNA units have been stepping up, YM Sisters have been stepping up, the Sisters Wing has been stepping up, helping hand volunteers have been stepping up, and masjid volunteers have been stepping up. It's been a wonderful, wonderful effort to watch, alhamdulillah, New York City. So you did not have to struggle for the funds or the volunteers? We always struggle for funds, alhamdulillah Rabbil Alameen, and there is never enough to cover the need. ICNA Relief always spends more than they receive in disaster response. I'm reminded of that often. But alhamdulillah Rabbil Alameen, the needs are being met currently, and we are continuing to try to raise more funds so that we can keep going longer in behalf of our Muslim communities. Do you get any kind of help and support from FEMA? Not at this time, although we were funded for 2 long-term disaster case management programs in collaboration with coalitions that performed for disaster case management pilot programs. Those have not come down the pipe yet for this disaster, and the future is yet to be unseen for that. If there was a one-liner that you would like to, like a message that you would like to send to the community, what would that be in such crisis, in the middle of such crisis? For the impacted community? And those Muslims who wish to help or volunteer in any way. Inshallah. My first request would be that everyone make dua, inshallah, for those who are suffering, inshallah, because indeed they need that. And also, too, I would encourage everyone to support the efforts. If you're living in a community that's outside of the impacted zone,
then put together your community's resources, your Muslim community and those who you know that are non-Muslim, and be able to support those efforts from the outside, both in fundraising and also in volunteering. Inshallah, it is definitely worth the effort. Thank you so much, sister. You're very welcome, and thank you for the opportunity. Assalamu alaikum. नाज़रीन, ये थी सिस्टर जेन असलम जो कि इकना डिज़ास्टर रिलीफ की डायरेक्टर हैं और यहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं। गुज़श्ता कई दिनों से इन्होंने यहाँ डेरा डाला हुआ है और यहाँ पर जो लोग मुश्किल में मुब्तला हैं, तकलीफ़ में हैं, उनकी मदद में ये आगे हैं। आपकी मुलाकात हम और अफराद से भी कराएंगे जो इस नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं। आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं। मैं इकना रिलीफ का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, डिज़ास्टर रिलीफ। अच्छा, आप लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं इस वक्त और किस किस्म का काम कर रहे हैं? हम लोग पिछले 15 दिन से, जब से हरिकेन सैंडी यहाँ पर आया है, मैं फ्लोरिडा से हूँ। हमारी डिज़ास्टर रिलीफ जो है डिज़ास्टर रिलीफ का हेडक्वार्टर जो अलाबामा में है, वहाँ से अपना ट्रक लेके यहाँ पर आए। इकना रिलीफ का जो डिज़ास्टर रिलीफ का जो हेडक्वार्टर है वो आपके अलाबामा में है? वहाँ पर हमारा ट्रक वहाँ पर है और लुजियाना में हमारा हेडक्वार्टर है। लेकिन इकना रिलीफ का हेडक्वार्टर जो है एक्चुअली जमैका न्यूयॉर्क में है। अच्छा। और हम लोग पिछले 15 दिन से तकरीबन 5 सिटीज़ के अंदर काम किया। न्यू जर्सी में भी काम कर रहे हैं इस वक्त, न्यूयॉर्क में, लॉन्ग आइलैंड्स में, स्टेटन आइलैंड्स में और ब्रैडन बीच में हमारा फोकस है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा मुसलमानों की मदद, हमारा काम जो है ना मुस्लिम फॉर ह्यूमैनिटी है। मुस्लिम फॉर मुस्लिम काम नहीं करते। कोशिश ये करते हैं कि जो लोग मौजूद हैं उन सबको उतनी ही मदद पहुँचाएँ जितना हमारा मुसलमानों को। आप कह रहे हैं कि मदद फराहम करें, किस किस्म की मदद फराहम कर रहे हैं? हम लोग ने हज़ारों की तादाद में ब्लैंकेट्स दिए हैं, खाने खिलाए हैं पिछले 15 दिन के अंदर। आज हमने तकरीबन 500 के करीब हीटर्स हमने आज बांटे हैं और उसमें हीटर्स भी हैं, ब्लैंकेट्स हैं और थर्मल्स हैं, सॉक्स हैं, ग्लव्स हैं। लेकिन बहुत से लोग जो बेसमेंट में रहते हैं यहाँ पर, उन लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, उनका घर बिल्कुल ही फ्लड हो चुका था, तो उनके पास बेसिक नेसेसिटी चाहिए थी उनको। खाना तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे खासी अर्से, लेकिन आज हमने सोचा कि उनको ब्लैंकेट्स और ऐसी चीज़ दी जाए कि वो सुकून से और सर्दी से बच सकें। आप लोग अभी तक कितने मील्स लोगों को फराहम? तकरीबन 2000 से लेकर 3000 तक तकरीबन एवरी वीकेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एवरी वीकेंड 3000 के करीब डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारा मील। आपके जो सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं कि वॉलंटियर्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं, कितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं? कल से लेके आज तक 300 कुछ वॉलंटियर्स हैं हमारे। वीकेंड पे सबसे ज़्यादा वॉलंटियर होते हैं, इसलिए कि स्कूल में नहीं जा रहे होते। इसके तकरीबन 300 हमारे वॉलंटियर आज और कल मिला के हमारे 300 लोग काम कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। उनमें बच्चे, ख़वातीन, मर्द सब लोग शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिस्टर वॉलंटियर्स ने और नौजवानों ने आज प्रूव कर दिया कि स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर अगर ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले खड़े होते हैं मुसलमान वॉलंटियर और मदद करते हैं। आप लोगों को जब आप ये काम कर रहे हैं, जो आप लोग रिलीफ का काम कर रहे हैं, क्या आप लोग इसमें फीमा के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या मुख्तलिफ जो फेडरल और स्टेट एजेंसीज या सिटी एजेंसीज के साथ? हम हमारा जो एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम है नेशनल वॉलंटियर्स ऑफ अमेरिका। अगर कोई डिज़ास्टर आता है तो उसके अंदर हम एज अ नेशनल पार्टनर्स हैं उनके, तो हम उनसे ही हमें लिस्ट मिलती है कि जिस घर में कोई डिज़ास्टर आया, कोई चीज़ हुई है, तो उस लिस्ट को लेके हम जाते हैं और उन्हीं लिस्ट को फॉलो अप करते हुए चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। हम फीमा के साथ एज अ पार्टनर काम नहीं करते, इसलिए वो गवर्नमेंट एजेंसी है, लेकिन वो हमें जॉब असाइन करते हैं तो उस जॉब को हम फुलफ़िल करते हैं। आपने कहा कि आप लोग ज़्यादा काम रिलीफ में कर रहे हैं, क्या आप लोग कभी ये क्लीन अप वगैरह में भी कुछ काम कर रहे हैं? हमने पिछले 20 दिन के अंदर जब से हरिकेन आया है तकरीबन 22 से करीब घर जो है बिल्कुल साफ़ किए हैं। उसका मतलब है कि उसमें गट आउट करना, कारपेट निकालना, और उसमें 3 मस्जिदें भी शामिल हैं। अच्छा, 3 मस्जिदें भी शामिल हैं। कहाँ थी ये 3 मस्जिदें? एक मस्जिद तो यहाँ हम खड़े ही यहाँ पर ब्रैडन बीच के अंदर मस्जिद उमर, एक मस्जिद न्यू जर्सी के अंदर मस्जिद मोहम्मद, और एक लॉन्ग आइलैंड में मस्जिद है जिसका नाम मुझे याद नहीं फ़िलहाल। अच्छा, आपने यहाँ पर कई आप शेल्टर होम्स वगैरह में भी काम किए, जो स्टॉर्म शेल्टर्स थे, वहाँ पर आपको कितने मुसलमान नज़र आए और पाकिस्तानी? इसके सिलसिले में फीमा ने हमसे कांटेक्ट किया कि जो मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं उनको हलाल मीट चाहिए, इसलिए हलाल फूड की ज़रूरत थी। तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि जितने मुसलमान हैं, हमने उनसे कहा आप हमें बता दीजिए, हम उनको हलाल खाना प्रोवाइड करेंगे। जितने भी शेल्टर हैं हम बताते हैं कि यहाँ पर 400 या 500 मुसलमान हैं, हम उनको हलाल खाना प्रोवाइड कर रहे हैं सारे शेल्टर्स के अंदर एज इकना रिलीफ। इस वक्त आप कितने शेल्टर्स में कितना खाना, कितने मुसलमानों को हलाल खाना प्रोवाइड कर रहे हैं? वो रोज़ाना की हमें लिस्ट देते हैं कि आज इसलिए शेल्टर्स के अंदर लोग रोटेट कर रहे होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। अभी हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल से 400 के करीब लोग होंगे जिनको हम रेगुलरली वहाँ पर खाना हलाल फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई वॉलंटियरली काम करना चाहे, क्या करना चाहिए उसे? हमारी वेबसाइट है ICNA.com, ICNArelief.com, जिसके ऊपर आप जाके क्लिक करें
और उसके ऊपर वॉलंटियर का लोगो है, वहाँ क्लिक करेंगे तो आप खुद ब खुद एप्लीकेशन भर दें। एवरी नाइट हम लोग ईमेल भेजते हैं जिसमें बताते हैं कि हम कल कहाँ किस लोकेशन में काम कर रहे हैं। आप लोग जब ये काम करते हैं, आप लोगों ने कहा, आपने कहा घरों की सफाई भी करते हैं, आपको वहाँ पर किस किस्म का रिस्पांस लोगों से मिला? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जूश के घर में भी काम किया, कैथलिक के घर में भी काम किया। एक वेटरन था जो यहाँ पर मौजूद था, हम उसके घर गया, उसने कहा कि जो है ना तुम मेरे घर क्यों आया, मैं तो तुमको नहीं बुलाया था कि हम काम करने के लिए। वो अफगानिस्तान से भी आया, उसकी टांग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन जब हमने उसके घर में काम किया, काम करने के बाद तकरीबन 4 घंटे बाद हमने पूरा उसका घर साफ़ किया, तो उसने पूछा तुम मेरे घर क्यों आए थे। मैंने कहा हम यहाँ तुम्हें कन्वर्ट करने नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि हमारा काम लोगों की सर्विस प्रोवाइड करना, रिगार्डलेस हु यू आर, रिगार्डलेस यू मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। वो बंदा 6 फुट टॉल था, अच्छा खासा हैवी था, वो बैठ गया और रोने लगा कि जो कुछ मैंने इस्लाम के बारे में टीवी से और मीडिया से सुना था, टुडे यू चेंज माई परसेप्शन। आप क्या समझते हैं, क्या आपके पास वॉलंटियर में कोई गैर मुस्लिम भी आए हैं कि नहीं, सारे मुसलमान? हमारे यहाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो स्कूल से MSA से जो जितने भी बच्चे आए हैं उनमें नॉन मुस्लिम भी मौजूद थे, लेकिन हमारी 90% तादाद जो थे सारे मुसलमान बच्चे थे, लेकिन नॉन मुस्लिम लड़के लड़कियाँ भी उन्होंने हमारे साथ काम किया है। सर तकरीबन आपने कहा कि ये वीकेंड पे आपके पास 300 लोगों ने, वॉलंटियर्स ने काम किया। अभी तक जब से ये तूफ़ान आया है, कितने मुसलमान नौजवानों ने इस कार्य खैर में शिरकत की है? अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि तकरीबन 700 से 800 वॉलंटियर हमारे यहाँ, हमारे रैकेट में जिनको ईमेल जाती है एवरी नाइट कि हम इस लोकेशन में यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो पिक कर देंगे, उनके घर से जो भी करीब होता है वहाँ से पिक कर लोकेशन है वहाँ से लेके जाते हैं वो। अच्छा, तो आप ये डेली बेसिस पर करते हैं? वीकेंड पे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट करते हैं इसलिए वॉलंटियर अवेलेबल होते हैं, कि लोगों के छुट्टी होती है, लेकिन अगर वॉलंटियर नहीं होते तो हम सेलेक्टिव जगहों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मोस्टली घरों की सफाई उस वक्त करते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे 5 इग्ना रिलीफ के एक्सपर्ट हैं जो इग्ना फीमा के साथ सर्टिफाइड हैं, वो घरों की एक्सपेक्शन करते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कि घर में हम काम कर सकते हैं, कर सकते। सबसे बड़ा काम करने का हमारा मौका हम चाहते ये है कि उस घरों में काम करें जहाँ पर सीनियर सिटीजन रहते हैं और वो लोग जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, जिसके पास इंश्योरेंस होती है उनके काम नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि उन इंश्योरेंस को कवर कर लेगी, लेकिन उन लोगों के साथ काम करते हैं जो लोग सीनियर सिटीजन है, खुद अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं कर नहीं सकते, और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन हमारा फोकस होता है कि उन लोगों के काम करें। और कोई मेडिकल कैंप्स वगैरह भी आपने कोई लगाए कि नहीं? पिछले 15 दिन के ना हमारा तीसरा मेडिकल कैंप था डिफरेंट सिटी के अंदर, न्यू जर्सी में लगाया। आज हमने ब्रैडन बीच में दूसरी दफ़ा लगाया है। उसमें एक मेडिकल रेगुलर चेकअप कर रहे हैं। हम पीडियाट्रिशियन भी मौजूद थे, दूसरे डॉक्टर्स भी यहाँ पर आए। वो उन्होंने फीमा ने उनको अलाउ किया कि वो इस साल वो उनको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और वो मेडिकल सर्विस खासी फ्री मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो डॉक्टर्स ने अपने साथ मेडिसिन लेकर आए थे और उन्होंने उनको फ्री बांटी हैं आज। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जिस तरह देखा कि हमारे ये इकना के साथी जो काम कर रहे हैं, ये न सिर्फ अपने हमवतनों की मदद कर रहे हैं, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के बारे में यहाँ पर जो राय पाई जाती है, ये उसको भी तब्दील करने के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इसमें उम्मीद है कि और मुसलमान वॉलंटियर्स इसमें शामिल हों, नौजवान आएँ और काम करें, क्योंकि इससे परसेप्शंस बदलती हैं। ये हमारा मुल्क है, और इस मुल्क में जब तकलीफ़ लोगों पर आती है, हम वतनों पर आती है, तो हमें ही उठकर उनकी मदद करनी चाहिए। आइए आपकी आप मुलाकात कराते हैं किसी वॉलंटियर से। You feel energized. You feel like you've got a new, new soul added to the one that you're trying to fix. And then when you make salat, it just gives you more energy. You found the So reason. you find the reason for life, and that is to help others. Right. No, not. I mean, we clean the same way, but just we need more people. काफ़ी अच्छा काम किया है। घर हमने पूरा सफाई की, और I hope the best for them. The losses cannot be repaired, but at least we can give some consolation to the people who are suffering, and I request each and every one to please participate in these efforts with ICNA Relief. Jazakumullah khair. हमने यहाँ पर कई वॉलंटियर से बात की, इकना रिलीफ के ऑफिशियल से बात की, और सब ने काफ़ी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनाई। आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के डिज़ास्टर्स, हमने देखा है कि हमारी कम्युनिटीज़ इस माशरे में तो रहती हैं, लेकिन उसका मुकम्मल हिस्सा नहीं बन पाई। ये वो मिसालें हैं जो दिखाती हैं कि हमारी कम्युनिटी इस माशरे में रहती भी और इसका हिस्सा भी बनती है। आप क्या कहेंगे बहैसियत जर्नलिस्ट, हमें और ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसके ज़रिए हम यहाँ पर बैठे अपने हमवतनों को
कोई ऐसा मैसेज दें कि जिससे जो हमारे बारे में स्टीरियोटाइप्स हैं वो ख़त्म हो। नहीं, बात तो देखिए, ये इसने ये जो अभी सैंडी से और जो सैंडी ने जो हादसा यहाँ पहुँचाया हमारे सारी कम्युनिटी को, उसके हिसाब से हुआ ये है कि कम्युनिटी एक जगह जमा हो गई ये, मगर उसको उस एफर्ट को हमें कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट करने का मतलब ये उसको ऑर्गेनाइज करें और उसको ऑर्गेनाइज करें ताकि फिर वो लॉन्ग टर्म उसके बेसिस में हो ना, ये नहीं कि एक वन टर्न टाइम हो गया ख़त्म हो गया, ताकि अगर आइंदा भी किसी किस्म की चीज़ें होती रहें तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि अब जो लगता है क्लाइमेट चेंज के जो हालात बन रहे हैं दुनिया में, उसके अंदर इस किस्म के इमरजेंसीज होती रहेंगी और हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस एफर्ट को हमें कंसोलिडेट करके और एक ऑर्गेनाइज लेवल पे आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है मसूद साहब, थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये थे मसूद हैदर साहब, सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। आपने उनकी राय सुनी, उनके ऑब्जर्वेशन सुनी। नाजरीन, सैंडी के आने के बाद कई मुस्लिम तंजीमें, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, मैदान अमल में उतरी और उन्होंने मुतासरीन की मदद का आगाज़ किया। बाज़ा रूही इन्हीं में से एक खातून है जो ब्रुकलिन के कोनी आइलैंड एवेन्यू, जिसे लिटिल पाकिस्तान के नाम से भी याद किया जाता है, वहाँ वो एक ख़वातीन के हुकूक़ की तंजीम चलाती हैं, अमेरिकन काउंसिल फॉर माइनॉरिटी वुमेन। जिस दिन ये तूफ़ान आया यानी 29 अक्टूबर को, उस दिन ये अपने घर से बाहर निकली क्योंकि इनको एक इत्तला मिली कि यहाँ पर एक शेल्टर में कुछ मुसलमान आए हुए हैं और उनको हलाल खाने की ज़रूरत है। बाज़ा ने उन तूफ़ानी हवाओं की परवाह किए बग़ैर अपने घर से निकली और उस शेल्टर में जाकर उन्होंने तकरीबन 250 अफराद के लिए खाने का इंतज़ाम किया और उसके बाद उन्होंने ये मामला कई दिनों तक जारी रखा। आइए कि बाज़ा से पूछें कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और किस किस्म के हालात में किया। अच्छा बाज़ा, आप ये बताइए कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर आपने ये इरादा किया कि आप घर से बाहर निकलेंगी उस तूफ़ानी रात, जब 70 से 90 मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से हवा चल रही थी और हर तरफ अच्छी खासी तबाही का मंज़र शुरू हो चुका था। आप उस हवा और उस तूफ़ान में बाहर निकली और आपने फ़ैसला किया कि आप अपने भाई बहनों की मदद के लिए जाएंगी उस स्कूल जहाँ पर कि वो महसूर थे। क्या जज्बा था जो आपको वहाँ ले गया? आपने पहले सवाल का जवाब दूँ कि क्यों किया, इसलिए किया कि इंसानियत के नाते किया, और दूसरी बात अपने मज़हब के नाम पे किया कि मेरे अपने मुसलमान भाई इस तूफ़ानी रात में घरों से बेघर होकर बेसरो सामान शेल्टर में बैठे हुए हैं और वो पूरी रात के भूखे थे, क्योंकि संडे को जहाँ पे ए जोन से लोगों से घर खाली करवा लिए गए थे और वो शेल्टर में थे जहाँ पे हलाल फूड नहीं था। यानी ए जोन वो था जहाँ से मैंडेटरी इवैक्यूएशन थी। बिल्कुल, वो लोग थे और सारी रात के वो लोग भूखे थे। तो मुझे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस से मेरी दोस्त हैं कैथी, उन्होंने कॉल की कि यहाँ पे मुसलमान ठहरे हुए और रात के भूखे हैं, तो इस वक्त क्या तुम अरेंज कर सकती हो? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे तादाद बताओ। उसने कहा जी 200-250 लोग मुसलमान हैं और साथ में जूश है। मैंने कहा मैं उनका भी करूँगी, मुसलमानों का भी करूँगी, और कुछ अल्लाह ताला ने भी मेरा साथ दिया क्योंकि मेरे इलाके में 250 लोगों का खाना घर पे बनाना नामुमकिन सी बात थी। तो हमारे इलाके में एक तो लाइट भी थी, पानी भी था और रेस्टोरेंट्स भी खुले थे। तो राइट वे फिर ये किया मैंने कि एवेन्यू जे जो कि हमारा यहाँ पे जूश एरिया है, वहाँ से मैंने उनकी कोशर रेस्टोरेंट से उनका खाना पैक किया हुआ लिया, अपना खाना बनवाया और मैं लेके गई। तो वो जो एक जज्बा था, और दूसरी बात ये कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान पक्का है कि जो रात कब्र में जो मुसीबत आनी वो आनी है, वो घर बैठ के भी आ जानी है, सड़क पर निकल के भी आ जानी है। तो नो डाउट कि उस वक़्त जो तूफ़ान हिट कर गया हुआ था और दरख्त गिर रहे थे, और उस वक्त जो उसकी हवा की स्पीड थी वो 50-60 को टच कर गई हुई थी, क्योंकि ये 80-100 तक गई है, वो कर गई हुई थी। और उसमें ये था कि जब आप जा रहे थे तो गाड़ियाँ सीधी नहीं जा रही थी, पूरी लहरा नहीं थी सड़कों पे, और तो मुसलमान है, पक्का ईमान है। तो इट वाज प्रीटी ड्रामेटिक नाइट। ये बताइए कि आपने ये एक कार खैर की इब्तिदा की फिर उसी दिन, उसी तूफ़ानी रात, और फिर आपने ये खाना यानी दिन को 2 टाइम देती रहीं, और कितने अरसे तक देती रहीं? ये फिर हमने 13 दिन तक दिया है, 2 टाइम लंच एंड डिनर। और अच्छी बात ये हुई है कि जो दूसरे लोग थे, जब उन्होंने देखा, जो कि नॉन मुस्लिम थे, और उन्होंने देखा कि मुसलमानों का हलाल फूड इतना फ्रेश
और साफ़ सुथरा और अच्छा हुआ बना हुआ रहा है, तो वो भी हमारी लाइन में लगना शुरू हो गए और हमने किसी को ना नहीं की। ये जो खाना था पहले दिन सिर्फ मुसलमानों के लिए गया था, उसके बाद पूरे शेल्टर के लिए जाता रहा। उस वक्त वहाँ पे 960 लोग ठहरे हुए थे और 200 का अमला था। तो सबसे बड़ा शेल्टर जो FDR स्कूल में था 20th एवेन्यू 58 स्ट्रीट के ऊपर इन ब्रुकलिन, तो वहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1200 के लगभग लोग थे और जिनमें 700-800 लोग वो लोग थे जो हमारी लाइन में लगते थे, बल्कि उनका स्टाफ 200 का स्टाफ भी हमारा खाना खाता था। तो ये कितने मुसलमान वैसे कितने थे, पाकिस्तानी कितने होंगे, कोई अंदाज़ा आपको? जी, मुसलमान जो टोटल जिनकी तादाद बाद में बनी थी वो 430 थी, जिसमें पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, उज़्बेकिस्तान के थे और काले मुसलमान थे और दूसरी जगहों से भी आए हुए थे। लेकिन ज़्यादा जो लोग थे वो ब्रुकलिन के ही लोग ही थे जो सारे उस शेल्टर में थे। तो कुछ एक शेल्टर था चर्च एवेन्यू के ऊपर ब्रुकलिन में, तो वहाँ पे भी 18 फैमिलियाँ थी। तो मुझे ये हुआ कि 2 दिन खाना उधर भी देना पड़ा। वहाँ से भी मुझे फ़ोन आ गया, मेरी एक नेबर है यहाँ कोनी आइलैंड पे, उनको पता था कि मैं शायद कर सकूँ, उसने कॉल की तो 2 दिन मुझे वहाँ देना पड़ा, जो मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि हम लोग खाना सर्व खुद कर रहे थे। मैं वहाँ तो खाना सिर्फ देख के आती रही। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग एक शेल्टर में मूव कर जाओ। तो जो 18 फैमिलियाँ ठहरी हुई थी चर्च एवेन्यू वाले शेल्टर में, उनको भी मैंने उधर ही मूव करा लिया। तो वहाँ पर तादाद जो थी वो हो गई थी 430 की। तो वहाँ ये होता था कि हम लोग तकरीबन 3 घंटे दोपहर और 3 घंटे शाम, 2 घंटे सर्विंग टाइम था। आधा घंटा पहले हम अपना खाना प्रॉपर उस हीट को मेंटेन करते हुए हम लगाते थे और अपने हाथ से सर्व करते थे। और उस वक्त जितना सुकून मिला है कि, और सुकून भी मिला है और दुख भी हुआ कि बड़े बड़े अच्छे लोगों के घरों के जो लोग थे, खाते पीते घरों के, वो बेचारे उस लाइन में बेसरो सामान अपनी जवान बेटियां गैर लोगों में लेके तो खाने की लाइन में लगे। तो बहुत तकलीफ हुई। बाज़ा ये बताइए कि इतने सारे अफराद के लिए आपने खाने का इंतज़ाम किया, ये एक बड़ा कार खैर था। आपको इसमें वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत थी और पैसों की भी ज़रूरत थी। आपके पास फ़ंड्स कहाँ से आए और किस किस्म के वॉलंटियर्स आपके पास थे? वॉलंटियर्स ये थे, कुछ मेरी अपनी टीम के लोग थे, कुछ जिस रेस्टोरेंट्स में खाना ले रही थी उनके 4-5 लोग साथ आ जाते थे। और फ़ंड्स का ये कि अभी तक मैंने गवर्नमेंट से हमने फ़ंड्स नहीं लिए, एक पैनी भी अभी तक हम गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। प्राइवेट फ़ंड मैंने रेस किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं बड़ी अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ कि वो कम्युनिटी जो दिल भी रखती है और जेब भी रखती है और जेब को से पैसा निकालना भी जानती है अपने भाई बहनों के लिए। तो मेरे अपने पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों ने मुझे डोनेशन भी दिया, पके हुए घरों से बड़ी बड़ी ट्रे खाने पका के वो भी दिए, और एक मुकामी रेस्टोरेंट ने 13 दिन तक लंच डिनर मेरे साथ बाकायदा जाके अपने 5-6 बंदे लेके जाते थे, 2-3 मेरे वॉलंटियर्स होते थे और हम जाके वहाँ सर्व करते। तो मेरे अपने लोगों ने मेरी हेल्प की, मुझे फ़ंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। जिससे भी मैंने कहा मुझे किसी ने ना नहीं की, बल्कि बढ़ चढ़ के उसमें साथ। लेकिन आप, क्योंकि मसला तो अभी भी मौजूद है, द क्राइसिस इज स्टिल देयर, क्या आप भी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट है आपकी लोगों की हेल्प में? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी हम ये कर रहे हैं कि ब्रांड न्यू मैट्रेसेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अलावा कपड़ों के अलावा ब्लैंकेट, मैट्रेस और घर ये जो घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं, डिनर सेट्स हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए कि अगर आप उनको खाना भी देते हैं, अगर उनके पास बर्तन नहीं है तो पकाएंगे किस में। तो जो नेक्स्ट अब इस वक्त हम काम कर रहे हैं, वो सबसे पहला जो काम है, जो हम ज़्यादा लोगों से कह रहे हैं कि जी आप मैट्रेसेस ख़रीदें, एड्रेस हम आपको देंगे, उनके घरों पे डिलीवर कराने। मैट्रेसेस लेके दिए हैं, काफ़ी लोगों को दे चुके हैं, थोड़ी सी फैमिलीज रह गई हैं, और उसके अलावा बर्तन लेके दिए हैं और उनको बिस्तर लेके दिए हैं। और जो कपड़े थे वो हमें इतना डोनेशन आ गया कि अभी भी मेरा ऑफिस आपने देखा कि आधे से ज़्यादा ऑफिस जो है वो कपड़ों से और गर्म कपड़ों से और इस तरह डोनेशन से भरा पड़ा हुआ है। तो अब नेक्स्ट मरहला इनको घरों में सेट करवाना, और इंशाल्लाह ये करते रहेंगे जब तक कि ये हालात ठीक नहीं होते। थैंक यू सो मच बाज़ा रूही। नाज़रीन, ये थी बाज़ा रूही, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। 29 अक्टूबर को अमेरिका की शुमाल मशरक़ी रियासतों में आने वाले सुपर स्टॉर्म सैंडी ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ऐसी तबाही मचाई कि जिसकी नज़ीर हालिया सालों के दौरान कम ही मिलती है। कैटरीना के बाद ये अमेरिकी तारीख का बदतरीन तूफ़ान समझा जा रहा है। In addition to the lives we lost, the damage we suffered across the city is clearly extensive, and it will not be repaired overnight. The two biggest challenges facing our city going forward are getting our mass transit system up and running and restoring power. MTA CEO Joe Lhota has described this as the worst disaster the agency has seen in the 108 years the subways have been running, and Con Ed has described the damage done to its power systems as unprecedented in scope. So clearly the challenges our city faces in the coming days are enormous. Make no mistake about it, this was a devastating storm, maybe the worst that we have ever experienced.
Our first responders have been doing a heroic job protecting our city and saving lives, and they are still fighting fires and conducting life-saving search and rescue missions, and we owe them an enormous debt of gratitude. इस तूफान ने अमेरिका की 18 रियासतों में करीबन 6 करोड़ अफराद को किसी न किसी तरह मुतासिर किया और अमेरिकी मईशत को कम से कम $50 अरब का नुकसान पहुंचाया। इस तूफान के हाथों, जिसे कुछ लोग तो स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी के नाम से भी याद करते हैं, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में कम से कम 209 अफराद की जानें भी निगल लीं। न्यूयॉर्क के साहिली इलाकों को इस तूफान ने शदीद मुतासिर किया। लोअर मैनहट्टन, स्टेटन आइलैंड के कई हिस्सों के अलावा ब्रुकलिन, क्वींस और लॉन्ग आइलैंड के भी कई हिस्सों को इस तूफान ने शदीद मुतासिर किया। इसी तरह न्यू जर्सी के साहिली इलाकों, खुसूसन अटलांटिक सिटी को सैंडी ने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। सैंडी ने न्यूयॉर्क के मवासलाती निज़ाम को भी दरहम बरहम किया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 2 दिनों तक बंद रही, जबकि न्यूयॉर्क के 108 साल पुराने सबवे निज़ाम को भी इसकी तारीख का बदतरीन नुकसान पहुंचा। लॉन्ग आइलैंड के 90% हिस्सों में कई रोज़ तक बिजली गायब रही, जबकि कुछ ऐसा ही हाल स्टेटन आइलैंड, ब्रुकलिन, क्वींस और न्यू जर्सी के कई हिस्सों का रहा, जहां लाखों अफराद कम से कम 2 हफ्तों तक बिजली से महरूम रहे। इस तूफ़ान के आने के 3 हफ्तों बाद भी इससे शदीद मुतासरा नेबरहुड्स जंगज़दा इलाकों का मंजर पेश कर रहे हैं। गरचे अमरीकी हुकूमत आफतज़दा इलाकों में बड़े पैमाने पर बहाली का काम शुरू कर रखा है, ताहम आज भी कोनी आइलैंड के ब्राइटन बीच, गेरिटसन बीच और कई दूसरे दसियों इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। नाज़रीन, यूँ तो इस जैसे न्यूयॉर्क के कई इलाकों में ज़िंदगी तकरीबन नॉर्मलसी की तरफ आ चुकी है, ताहम तूफ़ान से तबाहाल इलाकों में रिकवरी, रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का अमल शायद कई बरसों तक जारी रहे। ये अमरीकी हुकूमत और न्यूयॉर्क इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिससे नबर्द आज़मा होने के लिए दोनों तरफ से हमें डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है। ताहम अब देखना यह है कि क्या वाकई वो इस खूबसूरत शहर को दोबारा मुकम्मल तौर पर यानी तबाहाल इलाकों को रिकन्स्ट्रक्ट करने में कामयाब हो पाते हैं। ये आने वाले बरसों में पता लगेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। आप हमें अपनी राय से मुतल्ला करना न भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमें ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय से मुतल्ला कीजिएगा। अगले हफ्ते तक जहांगीर खटक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।